Hello students, welcome you. Today I will teach you Unit 1.3 Economy or Economic System. Meaning of the economic system, definition and the salient features of economic system. देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए आर्थिक प्रणाली का मजबूत होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अथवा देश या समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य होता है और वह उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से देश समृद्धि एवं विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है। समस्त आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। आर्थिक प्रणाली के संस्थागत ढांचे से अभिप्राय उन समस्त कार्यविधियों से होता है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोचने का, निर्णय लेने का और आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का मार्ग निर्धारित किया जाता है। ये सभी आर्थिक क्रियाएं संगठित होकर एक आर्थिक प्रणाली की संरचना करती हैं। किसी भी आर्थिक प्रणाली को मजबूत या उसका निर्माण करने से पहले हमें सोचना चाहिए, हमें उचित निर्णय लेना चाहिए। उचित निर्णय लेने के परिणाम स्वरूप ही हमारा आर्थिक प्रणाली मजबूत एवं सफल हो सकता है। यदि निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर है तो किसी भी मजबूत आर्थिक प्रणाली का निर्माण नहीं किया जा सकता। आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित है, चाहे वो विकासशील देश हो या विकसित देश हो अथवा अर्ध विकसित देश हो। हर देश अपनी अपनी आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भिन्न भिन्न तरीके से करता है। जैसे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो विकसित देशों में पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन है। तो हर देश अपनी अपनी आर्थिक प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत, सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। समस्त आर्थिक क्रियाएं इसी से संचालित होती हैं। किंतु यह सार्वभौमिक सत्य है कि देश में चाहे कोई भी आर्थिक प्रणाली कार्यशील क्यों न हो, अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय प्रवृत्ति एवं एक निश्चित उद्देश्य सदैव विद्यमान रहता है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक टारगेट, एक योजना, एक उद्देश्य बनाना पड़ता है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने की चेष्टा की जाती है, प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अथवा देश की आर्थिक प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए अनुकूलतम देश में उपलब्ध
संसाधनों का उपयोग करते हुए, निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक प्रणाली को भिन्न भिन्न तरीकों से परिभाषित किया है, जिसमें निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार किसी भी आर्थिक प्रणाली को नियमों के एक समूह की उनके औचित्य को प्रमाणित करने के लिए एक विचारधारा की तथा व्यक्ति के विवेक की, जिसके द्वारा उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सके, आवश्यकता होती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन अर्थशास्त्री के अनुसार आर्थिक प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों के समूह की आवश्यकता पड़ती है। उसके औचित्य को प्रमाणित करने के लिए एक विचारधारा होनी चाहिए तथा व्यक्ति अपने विवेक से, बुद्धि से उसे पूरा करने का प्रयास करता है तथा इसके लिए उसे अनुकूलतम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा में आर्थिक प्रणाली के क्रियान्वयन पदों पर अधिक बल दिया है। उनके विचार में प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की एक नियमावली होती है, जिसका क्रियान्वयन करने के लिए व्यक्ति विशेष का विवेक आवश्यक होता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक प्रणाली को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाए रखने के लिए समस्त नियमों का पालन करना आवश्यक है तथा उस नियमों का एक विवेकशील व्यक्ति उचित प्रयोग करता है ताकि देश का सर्वोत्तम विकास हो सके। अर्थशास्त्री ग्रासमैन ने आर्थिक पद्धति को, इकोनॉमिक सिस्टम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आर्थिक संस्थाओं का समुच्चय जो किसी अर्थव्यवस्था का लक्षण होता है उसकी आर्थिक पद्धति बनाता है। संस्थाओं से तात्पर्य प्रतिमानों के समुच्चय, व्यवहारिक नियम एवं स्थापित क्रियाविधियों से है, जैसे उदाहरणार्थ संपत्ति, कंपनी, परिवार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकार, मुद्रा, नियोजन आदि विभिन्न आर्थिक संस्थाएं हैं, जिनका स्वरूप मिलकर के एक आर्थिक पद्धति का निर्माण करता है और उसी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मैनुअल गोटलिब के अनुसार आर्थिक प्रणाली मनुष्य के जटिल संबंधों के उन तरीकों का अध्ययन है जिसके द्वारा व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। मैनुअल गोटलिब की परिभाषा से भी ये स्पष्ट होता है कि आर्थिक प्रणाली मनुष्य के उन जटिल संबंधों, तरीकों का अध्ययन करता है जिसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, तकनीकी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इनकी परिभाषा से निम्न विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1, आर्थिक प्रणाली स्थिर न होकर व्यक्तियों की आवश्यकताओं से संबंधित होती है। नंबर 2, व्यक्तियों की आवश्यकताओं में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं का समावेश होता है, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं
और उनके स्वरूप के आधार पर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं में बांटा जा सकता है। कुछ व्यक्तिगत पर्सनल आवश्यकताएं हो सकती हैं तथा कुछ सार्वजनिक आवश्यकताएं होती हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है और दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं का समावेश इस आर्थिक प्रणाली में निहित होता है। नंबर 3, आर्थिक प्रणाली में सीमित संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन की विचारधारा निहित है। उपलब्ध अनुकूलतम संसाधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन तथा तकनीक, जो विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं उनके बीच किस प्रकार का आवंटन किया जाए। जैसे भूमि के बदले में लगान, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, उद्यमी को लाभ। इस प्रकार से टेक्निक को साहस, रिस्क इत्यादि का वितरण किया जाता है। लॉक्स अर्थशास्त्री ने इकोनॉमिक सिस्टम को अपने तरीके से परिभाषित किया है। उनके अनुसार आर्थिक प्रणाली अर्थव्यवस्था का एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा सुलभ उत्पादन संसाधनों का प्रयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आर्थिक प्रणाली में उन संस्थाओं का समावेश होता है जिन्हें कोई मानव समुदाय अथवा कोई राष्ट्र समूह ऐसे साधनों के रूप में अपनाता है अथवा स्वीकार करता है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके संसाधनों का प्रयोग किया जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि आर्थिक प्रणाली में उन समस्त, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बहुत बड़ी संस्थाएं हों, उनका एक मानव समुदाय अथवा राष्ट्र समूह हो जो इन समस्त संसाधनों को स्वीकार करे और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन समस्त संसाधनों का प्रयोग करे तथा पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करे। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के महत्व पर बल दिया गया है। नंबर 2, संस्था से तात्पर्य ऐसी कार्य पद्धति से है जिससे उद्देश्य विशेष की पूर्ति हो सके। नंबर 3, राष्ट्र एवं राष्ट्रों के समूह शब्दों का प्रयोग द्वारा एक प्रणाली की प्रकृति को स्पष्ट किया है। आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य न केवल एक राष्ट्र बल्कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न राष्ट्रों के समूह से लगाया जाता है। ए.जे. ब्राउन के अनुसार आर्थिक प्रणाली एक प्रक्रिया अथवा क्रम है जिसके अंतर्गत मनुष्य आय प्राप्त करने की चेष्टा करता है। प्रोफेसर हिक्स ने आर्थिक प्रणाली की परिभाषा को इस प्रकार से व्यक्त किया है। उनके अनुसार आर्थिक प्रणाली की कल्पना उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादों के सहयोग के रूप में अथवा पारस्परिक विनिमय की अवस्था के रूप में कर सकते हैं। पारस्परिक विनिमय की अवस्था से तात्पर्य विनिमय वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में लेन देन का कार्य, वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने एवं बेचने की जो कार्य प्रणाली है जिससे एक दूसरे की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, इस रूप में परिभाषित किया है। प्रोफेसर हिक्स ने आर्थिक प्रणाली की परिभाषा में आर्थिक प्रणाली को उत्पादन एवं विनिमय की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है और उत्पादन के लिए उपभोक्ता की व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकता के महत्व को भी स्वीकार किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप से आर्थिक प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था से संबंधित उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण
आदि निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कृषि पर निर्भरता। जैसा कि आपको विदित होगा कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में 30% योगदान है। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में योगदान 2 से 4% है। वर्षा कृषि के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। अधिकांश क्षेत्रों में पुरानी तकनीक से कृषि की जाती है। भारत देश की अधिकांशतः 70% पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड है, जो कि वर्षा पर निर्भर करता है। पुरानी तकनीकों से खेती की जाती है। आज भी अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भारत देश काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिससे कि हम प्रचुर मात्रा में कृषि से पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, तकनीकी पिछड़ापन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रायः सभी उद्योगों में पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगर नई तकनीक का प्रयोग किया जाए तो भारत देश में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उत्पादन किया जा सकता है। अनुसंधान व विकास पर भी कम व्यय किया जाता है। उन्नत तकनीक का प्रयोग केवल कुछ ही उद्योगों में किया जाता है, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में तकनीकी पिछड़ापन मौजूद है। अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं में ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो कि औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। ये सेवाएं, सुविधाएं कृषि एवं सेवा क्षेत्र के विकास को प्रभावित करती हैं, जो कि भारत में ये सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में इनका अभाव है। इन सुविधाओं का अभाव है। अगर ये सुविधाएं पर्याप्त रूप से अगर उपलब्ध हों तो कृषि में पर्याप्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तथा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है विभिन्न देशों को तथा मुद्राएं प्राप्त की जा सकती हैं। निम्न आय का स्तर। भारत में प्रति व्यक्ति की आय बहुत ही कम है। आय का यह स्तर उपभोग व रहन सहन के स्तर को दर्शाता है। भारत में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भारतीय की औसत वार्षिक आय कम है। भारत में आय की असमानताएं हैं। यहाँ पर 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, अर्थात न्यूनतम पोषण आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण तथा उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि न हो पाने के कारण यहाँ पर लोगों के रहन सहन, जीवन स्तर में काफ़ी गिरावट है। यहाँ पर 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है, जिससे उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा इत्यादि जो आवश्यक तत्व हैं उपलब्ध नहीं हो पाते। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। 1951 में जब विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें मृत्यु दर में तेजी से कमी आ गई। जनसंख्या की वृद्धि, ऊंची वृद्धि दर से संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कम होती है। जब मृत्यु दर में कमी होती है तथा जन्म दर में वृद्धि होती है तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, जिससे हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उन पर प्रभाव पड़ता है और उसके कारण प्रत्येक व्यक्ति की आय कम हो जाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, जिससे आर्थिक प्रणाली मजबूत नहीं हो पाती। इसीलिए हमारा देश आज भी विकासशील देश की श्रेणी में काउंटिंग किया जाता है। पूंजी की कमी।
भारत में आय का स्तर काफ़ी कम होने से बचत में कमी होती है। पूंजी निर्माण की दर बहुत ही कम होती है। पूंजी की कमी से अन्य संसाधन जैसे श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन पूंजी के अभाव में इनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ऊंची निरक्षरता दर। भारत में उतने ज़्यादा लोग साक्षर नहीं हैं। यहाँ पर निरक्षर का प्रतिशत साक्षरता की तुलना में कम है। महिलाओं में यह दर अधिक है। जीवन व कार्य के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण। भारतीय समाज में बहुत सी जातियाँ व उपजातियाँ हैं जिनमें आपस में संघर्ष होता रहता है। धार्मिक व सामाजिक विश्वास परंपराएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक होती हैं, जिससे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। रूढ़िवादिता, धर्म आदि के कारण विकास में बाधा उत्पन्न होती है।